नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है डायबिटीज़ मेलाइटस पे, जिसे हम शुगर या फिर मधुमेह का रोग भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज हमारे एब्डोमेन में पाए जाने वाली एक ग्रंथि है जो हमारे लिवर के जस्ट नीचे होती है, हमारे पेट के पास होती है। वहाँ के बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हम खाने के दौरान कंज्यूम करते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है। कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज रिलीज होता है, जो हमें एनर्जी मिलती है, वो इंसुलिन हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है। यदि इंसुलिन ये काम ना कर पाए तो यही जो एनर्जी, यही जो ग्लूकोज है, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में घूमने लग जाता है, सर्कुलेट होने लग जाता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो इंसुलिन ढंग से बन नहीं पा रहा है, या बहुत कम बन पा रहा है, या फिर हमारी जो बॉडी है वो अप्रोप्रिएटली उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। इस कारण से ही डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर का बड़ा होना देखा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी डायबिटीज़ मेलाइटस किस किस टाइप का होता है। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये यूजुअली बच्चों में देखा जाता है या फिर यंग एज में देखा जाता है। इसमें डिपेंडेंसी इंसुलिन के टुवर्ड्स होती है, ये जन्मजात भी कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहलाया जाता है। ये यूजुअली हमारा ओल्ड एज में या फिर हमारा मिडिल एज में देखा जाता है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हम यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके अलावा थर्ड वन होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला शुगर। गर्भावस्था के दौरान जो शुगर डेवलप हो जाता है उसको हम ये कहते हैं। तो 3 तरह के मैंने आपको टाइप बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर में हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम इसमें आते हैं, 3 आते हैं: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। यानी ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब और ज़्यादा प्यास। ये 3 चीज़ें अगर आ रही हैं कॉमनली तो हम कहेंगे कि शुगर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और जो और कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें मुंह का सूख जाना या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बने रहना, उसके अलावा वज़न का अचानक से गिर जाना, उसके अलावा घाव ना भर पाना और इन्फेक्शन के टुवर्ड्स टेंडेंसी बढ़ जाना, या फिर आप देखेंगे धुंधलापन आंखों के आगे आ रहा है, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन बना रहने लग जा रहा है। इस तरह के सिम्टम्स शुगर में देखे जाते हैं। उल्टी की इच्छा करना, या फिर बॉडी पे इचिंग रह जाना, या फिर प्राइवेट पार्ट में इचिंग रह जाना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। साथ में मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे भी सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। किडनीज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जब पॉलीयूरिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं और ग्लूकोज हमारी बॉडी से रिलीज होता है यूरिन के दौरान। तो यूजुअली क्या होता है, यीस्ट इन्फेक्शन की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है मेल्स और फीमेल्स में। तब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। अगर हमारा ब्लड शुगर फास्टिंग 80 से 100 से नीचे आ रहा है तो हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल है। अगर नाश्ता करने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल अगर हम चेक करा रहे हैं और हमारा वैल्यूज़ 140 से नीचे आ रहा है तो हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़। उसके अलावा प्री डायबिटिक स्टेज की बात करते हैं। अगर फास्टिंग में 126 से नीचे अगर वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके अलावा 140 से 199 के लगभग वैल्यूज़ अगर चल रही हैं पोस्ट प्रेंडियली, यानी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद, तो हम उसे प्री डायबिटिक स्टेज में कंसिडर करते हैं। और अगर हम डायबिटिक स्टेज की बात करें तो अगर हम फास्टिंग में चेकअप करा रहे हैं और हमारा वैल्यू 140 एंड अबव आ रहा है, दूसरा पोस्ट प्रेंडियल में चेक करा रहे हैं तो 200 से ऊपर जा, उनको डायबिटिक स्टेज में कंसिडर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर और कॉजेज़ की। तो रिस्क फैक्टर्स में टाइप 1 में अगर हम देखा जाए तो जेनेटिक को कंसिडर करते हैं, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री देखा जाता है, साथ में पेनक्रियाज में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। इन सब चीज़ों को हम रखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। उसमें हम देखा जाएगा फैमिली हिस्ट्री,
जेनेटिक हिस्ट्री, उसके अलावा ओबेसिटी तो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी है, उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स तो ज़्यादा नहीं बढ़े हुए, ब्लड प्रेशर तो अब नॉर्मल नहीं हो रहा है, साथ में एज रिलेटेड फैक्टर्स को देखा जाएगा, उसके अलावा पीसीओएस को ध्यान में रखा जाएगा। अगर पीसीओडी के कंप्लेंट साथ में चल रही हैं तो भी डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की टेंडेंसी बढ़ी रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डायबिटीज़ मेलाइटिस से बचने के लिए हमें अपने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो हमें अपने वेट को कंट्रोल रखना है। ओबेसिटी पे मैंने अपना एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। साथ में आपने ध्यान रखना है कि आप हेल्दी डाइट लें, आपने लो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और लो सैचुरेटेड फैट्स इनटेक करना है। आप अच्छे फ्रूट लीजिए, साथ में वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप नट्स कंज्यूम कर सकते हैं, आप सीड्स, जो मेलन सीड्स होता है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में आपने जो ज़मीन के नीचे जो चीज़ें उगती हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं, जैसे आपका शकरकंदी हो गया, जिमीकंद हो गया, आलू हो गया, आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने राइस का इंटेक अवॉइड करना है। आपने अपनी मील्स को छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर देना है। आपने एक साथ इकट्ठा खाना नहीं खाना। अगर आप एक साथ खाना खाते हैं तो बॉडी से एकदम से बहुत सारा शुगर रिलीज़ होता है। जो आपने अपना खाना है, जो डिनर है, वो आपने लाइटेस्ट रखना है और सोने से एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे पहले आपने कंज्यूम कर लेना है। सोने से जस्ट पहले अगर आप अपना मील्स कंज्यूम करते हैं तो एकदम से शुगर रेज करता है, जो कि ठीक नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले केसेस में इस तरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिनको कंज्यूम करके आप अपना शुगर काबू कर सकते हैं। इसमें आपका जो अनाज आ गया, जैसे आपका जौ आ गया या फिर रागी आ गया, उसके अलावा जो सीड्स होते हैं, मेलन सीड्स हो गए, जामुन हो गए, या फिर हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा जो ये हाई फैटी फुल फैट जो डाइट होता है वो आपने थोड़ा अवॉइड करना है। आपने नींद अच्छी लेनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल आपने अवॉइड करना है। टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉक आप डेली का फिक्स कर लीजिए, एटलीस्ट आपने 30 से 40 मिनट डेली वॉक करना है। उसके अलावा आपने अपनी आईज़ का, अपने फीट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यूजुअली क्या होता है कि नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हो जाता है फीट्स में, और उस दौरान अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड शुगर अगर रहता है तो पैरों में इंजरीज हो जाती हैं जो फर्दर लीड्स टू गैंग्रीन। तो हमें ध्यान अपने पैरों का बहुत ज़्यादा रखना है। फास्ट फूड आइटम्स, मीठी चीज़ें या फिर एरेटेड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। डाइट पे, खैर डायबिटीज़ मेलाइटिस की डाइट पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी आप ऐसा कंज्यूम ना करें जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाए। तब मैं बताना चाहूँगी ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको करवा के आप जान सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी खाली पेट जो शुगर की जांच होती है। उसके अलावा ब्लड शुगर पोस्टप्रेंडियल जो होती है उसको आप जांच करवा सकते हैं। वैल्यूज़ मैं आपको पहले बताई चुकी हूँ। साथ में रैंडम आप ब्लड शुगर भी जांच करा सकते हैं, उससे भी आइडिया लग जाता है कि वेदर यू आर डायबिटिक और नॉट। नेक्स्ट एक जांच होती है जो हमारे पुराने 3 महीने पुराने डायबिटीज़ मेलाइटिस को हमने कैसे कंट्रोल कर रखा उसको बता देती है, वो होती है HbA1c। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ को जानने के लिए एक जांच होती है जिसे हम ओरल GTT कहते हैं, यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इन तरह की जांचें कराई जाती हैं। तब मैं बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा रहने लग जाता है तो वो हमारे सेंट्रल वास्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट रीजन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइना डेवलप हो सकता है। उसके अलावा आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है, साथ में क्रॉनिक आर्टरी डिजीज़ डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट होता है न्यूरोपैथी, यानी किडनी पे भी बहुत ज़्यादा जोर आने लग जाता है, जिसकी वजह से फर्दर अगर हमारा शुगर अनकंट्रोल्ड है तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोपैथी, यानी हमारी जो नर्व्स हैं, नसें हैं, उनमें सुनपन आ रहा है और हमारा जो सेंसेशन है वो लॉस होने लगा है, जिसकी वजह से अगर कहीं इंजरी होती है तो हमें उसका आइडिया नहीं लग पाता और जिसकी वजह से गैंग्रीन भी होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है रेटिनोपैथी, यानी हमारे आइज़ में, रेटिना में हमें दिक्कत होने लग जाता है, ब्लाइंडनेस के टुवर्ड्स भी पेशेंट जा सकता है। नेक्स्ट है फुट डैमेज या फिर स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज़। उसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ में अगर देखा जाए, अगर प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कोई दिक्कत इस तरह का है तो बेबी जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो सकता है। उसके अलावा सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर बच्चे में भी शुगर होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी शुगर की बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है एसिड फॉस 200। एसिड फॉस 200 का बहुत अच्छा एक्शन रहता है उन पेशेंट्स में जिनकी डिप्रेशन की हिस्ट्री हो या जिनको स्ट्रेस की वजह से शुगर डेवलप हुआ हो।
साथ में बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस देखी जाती है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी देखी जाती है, इसमें रात में टेंडेंसी रहती है यूरिन की, साथ में इसमें नॉक्टर्नल एमिशंस की भी टेंडेंसी देखी गई है। एसिड फॉस के पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखा जाता है। साथ में इसमें जो है जूसेस पीने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है। इस तरह के केस में अगर हम एसिड फॉस 200 दे सकते हैं। एसिड फॉस 200 का डोज रहेगा डेली एम्प्टी स्टमक 4 ड्रॉप्स टंग पे डालनी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 भी बहुत अच्छा काम करती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है पैरों के टुवर्ड स्वेलिंग देखी जाती है, साथ में मीठा खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, रात में पेशाब का टेंडेंसी भी बढ़ा हुआ है, साथ में गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी इसमें देखी जाती हैं। लाइकोपोडियम का डोजेस भी एम्प्टी स्टमक आपने 4 ड्रॉप्स लेना है डेली। नेक्स्ट मेडिसिन आती है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम 200 के बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे पर्टिकुलरली अपने पेशेंट्स में मिले हैं। इसमें भी पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया देखा गया है, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बहुत ज़्यादा यूरिन जाना, रात में टेंडेंसी बढ़ जाना, इस तरह के केसेस में बहुत अच्छा काम यूरेनियम नाइट्रिकम करती है। कोई पर्टिकुलरली कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है तो यूरेनियम नाइट्रिकम 200 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यूरेनियम नाइट्रिकम का भी डोजेस एम्प्टी स्टमक आपने सिंगल डोज लेना है, यानी 4 ड्रॉप्स एम्प्टी स्टमक। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो एक टिंचर है साइजीजियम जम्बोलेनम। साइजीजियम का बहुत अच्छा एक्शन रहता है शुगर के केसेस में। ये बेसिकली जामुन से बनी हुई दवाई है और इसको हम स्पेसिफिक भी कहते हैं होम्योपैथी में डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर इनिशियल स्टेजेस में है और अभी डिटेक्ट हुआ है तो इनिशियली साइजीजियम जम्बोलेनम को आप दे सकते हैं। इसका जो डोजेस रहेगा वो आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के खाना खाने से पहले लेना है आपने सुबह शाम। नेक्स्ट टिंचर की अगर हम बात करें तो वो आता है जिम्नेमा टिंचर और एक और है सिफ्लेंड्रा टिंचर। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके ब्लड शुगर तो अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन पे चल रहे हैं तो साथ में इन टिंचर्स को भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने 10 ड्रॉप साइजीजियम टिंचर का लेना है, 10 ड्रॉप्स ही जिम्नेमा टिंचर का और 10 ड्रॉप सिफ्लेंड्रा टिंचर का। आपने खाना खाने से पहले 30 ड्रॉप इन तीनों को मिला के यानी 10-10-10 इस तरह से इसका इंटेक करना है एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स खाना खाने से पहले। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ट्राइचुरेशन बताने वाली हूँ। इंसुलिनम 3x एक ट्राइचुरेशन है जो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है पेनक्रियाज में डिफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से अगर तकलीफ आ रही है तो इंसुलिनम 3x बहुत अच्छा काम करती है। इंसुलिनम 3x की डोजेस 2 टैबलेट मॉर्निंग एंड 2 इवनिंग आप ले सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज यानी प्री डायबिटिक स्टेज है शुगर का, उस दौरान आप साइजीजियम 1x का भी इंटेक कर सकते हैं। कोई और टिंचर ना लेके या कोई और मेडिसिन ना लेके आप सिर्फ सुबह खाना खाने के पहले 2 टैबलेट साइजीजियम की मॉर्निंग आवर्स में और 2 इवनिंग में कंज्यूम करेंगे तो भी बहुत अच्छा आराम देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन पे चल रहे हैं तो एकदम से मेडिसिन को ना छोड़ें। इनिशियली आपका जो डोजेस है होम्योपैथी का वो साइड बाय साइड चलाया जाएगा, उसके बाद ग्रेजुअली आपकी वो वाली मेडिसिन धीरे धीरे कम की जाएंगी, कट डाउन की जाएंगी, उसके बाद ही आपको कम्प्लीटली होम्योपैथी पे शिफ्ट किया जाएगा। एकदम से मेडिसिन छोड़ने की गलती ना करें, धीरे धीरे ही हम आपको होम्योपैथी पे शिफ्ट कर पाएंगे। और अगर आपका पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर है यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है तो कोशिश करिए कि आप अपना इंसुलिन कंज्यूम करते रहें। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।